हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जिस तरीके से हम ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह आज भी हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो त्रिभुजों के वर्गीकरण दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक है कोण के आधार पर, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, लिखा हुआ है, और दूसरा आधार है भुजाओं के आधार पर। तो दूसरा जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं वो भुजा के आधार पर पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम उनके कोण के आधार पर भी ट्रायंगलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो किस हिसाब से ये बने हैं और इनके प्रकारों को क्यों बांटा गया है, इन सब बातों पर यहाँ आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। ठीक है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आएगा आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आएगा स्केलेन माने विषम बाहु त्रिभुज। इनके विषय में हम अभी पढ़ेंगे कि समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज में अंतर क्या है। ठीक है। इनको बांटा गया है इनकी भुजा के आधार पर। इनकी भुजा कौन सी होती है? जो ये मैं बना रहा हूं, ये क्या है? इनकी भुजाएं हैं। ठीक है। त्रिभुज को ट्रायंगल क्यों कहते हैं? ठीक है। तो त्रिभुज में क्या है कि तीन तो होते हैं शीर्ष, तीन हो गए शीर्ष, क्योंकि ये जो कोने जहां दिख रहे हैं, जहां पर इनके भुजाएं जुड़ रही है, उनको बोलते हैं शीर्ष। फिर तीन होते हैं इनके कोण, तीन कोण होते हैं जहां पर इनकी जो भुजाएं जुड़ के मिलके, दो भुजाएं मिलके जो कोण बना रही है, वो कितने प्रकार से बना रही है? वो तीन जगह बना रही है, इसलिए हो गया तीन कोण। ठीक है। और होती है तीन भुजाएं। क्या होती हैं? तीन भुजाएं। भुजाओं का मतलब ये जो दिख रहा है, ये हिस्सा भुजा कहलाती है। ठीक है। ये हिस्सा भुजा कहलाती है, ये वाला हिस्सा शीर्ष कहलाता है। ठीक है। और ये जो अंदर बने हैं, इनको कोण कहते हैं। तो भुजाओं के आधार पर मतलब कि ये जो भुजा दिख रही है, इनके आधार पर आज हम ये पढ़ेंगे कि त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर जब बांटा गया है, तो उनके क्या क्या नाम है और उनके साथ क्या क्या अंदर हमें जानकारियां मिलती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने त्रिभुजों के प्रकार के अंदर चलते हैं। तो पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? सम माने समान हो। ठीक है। इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा कि इक्वी लिखा है। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हो गया? इक्वल माने बराबर। सम बाहुभुज। ठीक है। तो इसमें यदि हम नाम दे ए बी सी, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी। तो जो ए बी सी त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ए बी जो भुजा है वो BC के बराबर है, और जो BC भुजा है वो AC। मतलब कि जो तीनों भुजाएं हैं, भुजा AB बराबर है भुजा BC के, बराबर है भुजा AC के। इस तरीके से जो त्रिभुज बना है उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो इस बहुभुज की क्या खासियत है कि पहली बात तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर है। दूसरी एक और बात आती है कि इनके जो बने हुए जो कोण हैं, वो भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि तीनों कोण बराबर हैं, तो तीन बराबर हिस्से कर दें, तो प्रत्येक कोण का मान निकल आएगा। कितना निकल आएगा? वो 60 डिग्री। तो मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, कोण
ए बी और सी का कितना कितना हो जाएगा, 60-60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई कि समबाहुभुज को समबाहु त्रिभुज क्यों कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी तीनों भुजाएं कैसी है, समान है। उसके नाम में छुपा है उसका आंसर। ठीक है, तो अब इसके बाद इसी के त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं। तो जिनके तीनों भुजाएं और उनके तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इस तरीके से यदि बराबर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न यदि पूछा जाएगा जब हम इनके पूरे प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका सेट लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि हम वो थ्योरी क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रकार है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होगा, जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, और द्वि का मतलब कितनी, 2। तो जिनकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यदि हम यहां नाम दें कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा, कोई भी दो भुजा हो सकती है। तो मैंने लिया भुजा ए बी बराबर है ए सी के। तो इस त्रिभुज एबीसी में दो भुजा AB और AC कैसी हैं, बराबर है। तो त्रिभुज ABC में दो भुजा, एक AB और एक AC बराबर है। अभी हमने जब पढ़ा था वो समबाहु त्रिभुज था, उसमें जब सब भुजाएं समान थी तो सारे कोण कैसे थे, बराबर थे। लेकिन यहाँ कहानी क्या बन रही है कि उनकी भुजा समान है। तो जब भुजा समान होती है तो जो सामने वाली भुजा के बनने वाला जो कोण है वो कोण, ठीक है, अब ये भी इसी के समान है तो उससे बनने वाला जो कोण है वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कौन से बराबर हो जाएंगे, कोण B बराबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। और जो तीसरी भुजा बच रही है, ये जो तीसरी भुजा बच रही है ये इस त्रिभुज का आधार भुजा हो जाएगी। जो बच रही है तीसरी भुजा वो आधार भुजा हो जाएगी। ठीक है, बस केवल एक बात याद रखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ, वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं कैसी हो, विषम। विषम माने बराबर ना हो, तीनों भुजाओं का माप बराबर ना हो। इस तरीके से जैसे ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, तो जिसमें AB बराबर नहीं होगा BC के और बराबर नहीं होगा कोई AC की, मतलब कि इन तीनों भुजाओं में आपस में कोई इक्वल नहीं होगा। तीनों भुजाएं कैसी होगी, अलग अलग माप की होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक भुजा 4 सेंटीमीटर की हो सकती है, कोई दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर की हो सकती है और एक भुजा मान लो 7 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बात और याद रखेंगे वो ये कि त्रिभुज की भुजाओं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं AB BC और एक है AC, इन तीनों भुजाओं में एक संबंध है, बहुत खास संबंध है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सबसे खास पॉइंट वाली बात ये आती है
इस तरीके के जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो यही बनता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो सकता है, होता ही है। तो ए बी बी सी हो जाए, या फिर ए बी के साथ ए सी ले लो, तो दो भुजा हो गई, तीसरी भुजा हो जाएगी बी सी। ठीक है, अब बी सी प्लस ए सी ले लो, वो बड़ी हो जाएगी किससे? ए बी से। इस तरीके से कोई भी दो भुजाएं तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो दो भुजाएं मान लो, ए बी रही है 4, बी सी है 5 और ए सी है 7। देखो तो 4 और 5 जोड़े तो कितना होगा? 12, जो बड़ा है काई से? 7 से, मतलब ये त्रिभुज बन सकता है। फिर प्रश्न और आगे बढ़ाएं, जैसे 5 और 7 12, 4 से बड़ा है, 7 और 4 11, 5 से बड़ा है। मतलब कि हम इन मापों से ये त्रिभुज बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है, कुछ मापे दे देगा वो 3 4 7, ठीक है, मान लो 3 2 और 1, इस तरीके से यदि माप दे दे और पूछे कि बताओ कि किस माप का ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि त्रिभुज बना सकता है, तो उसके लिए आपको ये एक खास नियम आपको याद होना चाहिए कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे 4 और 3 7 बराबर 7, बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो ये जो माप वाला है ये त्रिभुज नहीं बन सकता। फिर 3 2 5 1 से बड़ा है, 2 और 1 3, 3 के बराबर हो गया, तो ये वाली माप भी क्या त्रिभुज नहीं बनाएगी। इस तरीके से प्रश्न बोल देंगे, मान लो ऑप्शंस दे दे, 3 प्रकार से दे दे और चौथा प्रकार से बने हुए के आंकड़े दे सकता है, और पूछे कि इनमें से कौन से ऐसे भुजाओं की माप है जो त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे खास पॉइंट भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को पढ़ने का केवल यही एक अच्छा तरीका है कि हम उनको याद कर लें, और उनकी एक जो ट्रिक बनाई है कि हम किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये हम हमेशा याद रखें। ठीक है, समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।